Hello guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 में किस तरीके का था। और इसमें आज सबसे पहला जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर के बारे में कि हमारा एग्रीकल्चर किस तरीके से 1950 मतलब आज़ादी के बाद किस तरीके से 1990 जब तक एलपीजी रिफॉर्म नहीं हुआ था तब तक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से ग्रो किया। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आएगा देख के। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 12 के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी का 1950 से 1990 के बीच में हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा था क्या, 5 ईयर प्लान के बारे में कि किस तरीके से हमारा 5 ईयर प्लान चला था इंडिपेंडेंस के बाद। अब सेम उसी तरीके से तीन सेक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में सबसे पहला आज पढ़ेंगे हम लोग इस वाले पार्ट में प्राइमरी सेक्टर, जो हमारा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से रिफॉर्म लाया गया या फिर किस तरीके से फिर इसे डेवलप किया गया, इसे ग्रो किया गया हमारे इंडिया में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से किया, जमींदारी सिस्टम किस तरीके से हटाया गया, और साथ ही साथ टेक्निकल रिफॉर्म्स किस तरीके से किया गया, एच वाई वी टेक्नोलॉजी किस तरीके से लाया गया, हाइब्रिड हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स वगैरह, ये टेक्नोलॉजी वगैरह हाइब्रिड टेक्नोलॉजी किस तरीके से लाया गया, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री में पब्लिक प्राइवेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किस तरीके से बढ़ा। और ट्रेड में स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को किस तरीके से कम करके हम लोग एक्सपोर्ट पर फोकस किए। ठीक है, और इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी हम लोग किस तरीके से रखे, मतलब क्या कि हम लोग जो भी करेंगे वो खुद अपने प्रोड्यूस करेंगे सेल्फ सफिशिएंसी के रूप में। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट पर थोड़ा या इंपोर्ट पर रोक लगाएंगे और एक्सपोर्ट भी हम लोग उस तरीके का नहीं करेंगे। साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी किस तरीके से ग्रोथ स्ट्रैटेजी साइलेंट फीचर्स था, गुड इफेक्ट क्या था, बैड इफेक्ट क्या था। तो ये दोनों हम लोग पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड में। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले क्या, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है भाई, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आता है। तो हमारे देश में अगर बात करोगे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कि किस तरीके से जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो उसे बर्बाद किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से हुआ, तो वो क्योंकि जमींदारी सिस्टम ला दिया गया था, एक मिडिल मैन ला दिया गया था जो टैक्सेशन वगैरह देता था, तो हमारा किस तरीके से एग्रीकल्चर सिस्टम बढ़ा। तो लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। क्या लैंड रिफॉर्म्स इसलिए किया गया ताकि इनइक्वालिटी कम हो। इनइक्वालिटी का मतलब क्या कि कुछ बड़े बड़े लोगों के पास लगभग सारी जमीनें भारत की थी और वही लोग सारे क्रॉप्स वगैरह का हिसाब किताब रखते थे, और उसमें क्या होता था कि टीलर्स आगे काम करते थे। टीलर्स मतलब होता है जो फार्मर्स वगैरह होते थे नॉर्मली, जो लेबर वगैरह काम करते थे, ठीक है उसमें, और जमींदार उससे काम करवाते थे। तो सबसे पहले क्या रिफॉर्म किया गया लैंड रिफॉर्म्स में, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, कि जो इंटरमीडिएटरीज था ब्रिटिश के ज़माने में जमींदार, उन लोगों को क्या किया गया, साइड किया गया कि भाई अब कोई जमींदारी सिस्टम नहीं चलेगा, अब सबका अपना ज़मीन होगा। जिस तरीके से ये पर्टिकुलर किसान है, इसका अपना ज़मीन है और ये अपनी अपनी हल चला के अपनी खेती कर रहा है, सेम उसी तरीके से ये बोला गया कि इंटरमीडिएटरीज अब नहीं रहेगा। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टीवेटर बाय जमींदार, की जो जमींदार के द्वारा कल्टीवेटर्स को, या बोला जाए कि जो टीलर्स पर अत्याचार किया जाता था, उसे रोका जाए। सेकंड क्या, गिव इंसेंटिव टू द कल्टीवेटर टू मेक इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड एज अ ओनर्स, और क्या सरकार के द्वारा इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि आप लोग क्या कर सको, अपनी लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको। ठीक है,
तो intermediary means that 200 lakhs tenants got a ownership rights and they came into a direct contact with the government for the payment of land revenue. देखो 2 लाख 200 लाख 200 लाख टेनेंट्स मतलब कि जो लैंड पर काम करते थे जमींदार के अंदर, ठीक है, वो लोग आए सरकार के अधीन या सरकार उसके अंदर, और सरकार अपने हिसाब से उसे रेवेन्यू या उसे लैंड रेवेन्यू के रूप में कुछ ना कुछ देती रहती थी, ठीक है। सेकंड क्या था हमारा, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, कि लैंड होल्डिंग में सीलिंग लगा दिया गया कि इतने से ज़्यादा लैंड को या होल्डिंग जो साइज होगा वो लैंड का वो ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब वो गवर्नमेंट का विद द व्यू ऑफ प्रमोटिंग इक्वालिटी, की हम लोग इक्वालिटी प्रमोट कर रहे थे कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको भी एक अच्छे तरीके से लैंड मिल सके और उस पर वो ग्रो कर सके अपनी एग्रीकल्चर को और वो अपनी जीविका को चला सके, तो इम्पोज द लैंड होल्डिंग साइज। तो सेकंड पॉइंट क्या, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, कंसोलिडेटेड ऑफ होल्डिंग, कंसोलिडेशन मतलब क्या, विद अ व्यू ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैगमेंटेशन होल्डिंग एज अकॉर्डिंग टू द हाई प्रायोरिटी, कि होल्डिंग को क्या किया गया कि जो भी लैंड को होल्ड किया जा रहा था या जिसको दिया जा रहा था, मान लो कि ये एक पर्टिकुलर किसान है, ठीक है, एक किसान है और ये पहले एक जमींदार इसे होल्ड कर रहा था, तो जमींदार इसे जोर जबरदस्ती ना कर सके, इसके लिए एक प्रॉपर उस तरीके से कानून या उस तरीके से गवर्नमेंट का इंट्रोस्पेक्शन रहा कि किस तरीके से वो आसानी से ना अधीन कर सके अपना क्या, जमीन, ठीक है। बाय 2004 मोर देन 1 मतलब 1633 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वेयर बॉट अंडर द कंसोलिडेटेड होल्डिंग, और 1633 लाख हेक्टेयर्स क्या कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में लाया गया, जो कि स्मॉल फार्मर्स को दिया गया, ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। रेगुलेशन ऑफ रेंट, टू पुट एंड ऑफ एक्सेसिव इलीगल एक्सटॉर्शन फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, द रेंट वेर रेगुलेटेड, कि रेंट वगैरह कि आपको इतना आपको रेंट देना होगा जो भी कल्टिवेटर्स काम करेगा उसमें, ठीक है। जनरली देयर इज नॉट एक्सीड ऑफ 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स, कि आप 1/3 मतलब अगर 3 भाग हुआ है, मान लो कि अगर 300 kgs ऑफ राइस किसी एक किसान ने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, तो आप उसमें से 100 kg ही एज अ रेंट आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोगों को पैसा नहीं लेना है और अनाज लेना है तो, ठीक है। तो ये बात किया गया लैंड रिफॉर्म्स में। कोऑपरेटिव फार्मिंग आर प्रमोटेड टू एनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल होल्डर्स। कोऑपरेटिव फार्मिंग की किस तरीके से बड़ा किसान और छोटा किसान साथ में मिलकर आके काम करे, एंड कुड बाय अ इनपुट एट अ लोअर प्राइस एंड सेल द प्रोड्यूस एट अ हायर प्राइस। ये बोला गया कि कॉपरेट करके किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि छोटे छोटे फार्मर एक साथ मिलके क्या किए कि ये सब सारे एक ट्रैक्टर्स ले लिया। अब ये ट्रैक्टर लेके क्या किया कि सब अपने खेतों में ये लोग अनाज प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर ये कोऑपरेटिव फार्मिंग हुआ, ठीक है। अब टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या क्या हुआ था, जो सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से हुआ और 4 पॉइंट कौन कौन से थे जो कि मेनली इंप्रूव किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। अब टेक्निकल रिफॉर्म्स, HYV टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड हाई यील्ड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अ ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी वाज टैकल्ड इन द वे ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म। पहले क्या होता था कि हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बहुत कम था। क्या था, प्रोडक्टिविटी बहुत कम था, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था तब, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रहे थे लेकिन उस तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा था। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे मेन क्या है भाई, मशीनरी यूज़ करो, मशीन से ज़्यादा यूज़ करो। मशीन क्यों, क्योंकि मशीन फास्टर काम करता है और वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस कर पाएगा। तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी यूज़ करो और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स मर जाते थे कि क्या वो फसल मर जाता था, तो क्यों, क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह अच्छे से नहीं दिया जाता था उसमें। तो दिस द राइज ऑफ आउटपुट वाज सो सिग्निफिकेंट दैट इट इज कॉल्ड अ ग्रीन रेवोल्यूशन। और राइज इतने अच्छे से हुआ, मतलब क्रॉप का राइज बहुत अच्छे तरीके से हुआ जब से हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स या हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करने लगे। तो इसी को बोला गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था एग्रीकल्चर में, वो मशीन्स वगैरह लाके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। द टर्म ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या रखा गया, ग्रीन मतलब क्रॉप्स और रेवोल्यूशन रेफर्स टू स्प्रेड, मतलब क्या सिग्निफिकेंस राइज, मतलब क्या क्रॉप का जो सिग्निफिकेंस राइज हुआ, जो प्रोडक्टिविटी का सिग्निफिकेंस राइज हुआ, मतलब लोग अब ज़्यादा अनाज उगा पा रहे थे या प्रोड्यूस कर पा रहे थे, तो क्रॉप का जो राइज हुआ
इसी को बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप सो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब भी आप लोगों को पता हो गया हो। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं भाई। अब क्या कि इन ईयर 1967 to 1968 itself द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज नियरली एट 25%। अब सोचो 1950 में क्या था हमारे देश का हालत, और 1967 से 1968 में हम लोगों ने 25% का ग्रो कर लिया। मतलब कि हमारा जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया। मान लो कि अगर 1950 में अगर 100 kg ऑफ राइस एक पर्टिकुलर लैंड से अगर प्रोड्यूस हो रहा था, तो 1967 और 1968 में कितना हो पा रहा था, 125 kg। मतलब क्या कि हम लोग 25 kg ऑफ इंक्रीमेंट कर चुके थे 1967 तक। और सेल्फ सफिशिएंट की बात हो रही थी कि हम लोग किस तरीके से अपने देश में अपना अनाज खुद उगा पाए, हम लोगों को इंपोर्ट ना करना पड़े। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में भी कि हम लोग क्या कर रहे थे कि जो फूड वगैरह था या अनाज वगैरह था, ग्रेन्स वगैरह था, वो हम लोग अमेरिका से मंगाते थे। तो जब हमारा लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो रहा था 1965 में, तो उस वक्त क्या किया गया, उस वक्त अमेरिका ने धमकी दे दिया था कि अगर आप लोग पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं रोकोगे तो क्या होगा कि हम लोग आपको अनाज नहीं देंगे, मतलब एक्सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम भूखे मर जाते भाई। तो इसके लिए या इस चीज़ के लिए हमारा एग्रीकल्चर इतना स्टैग्नेंट था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशनरी राइज इन द प्रोडक्टिविटी, और उससे क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन राइज हुआ। इसका मतलब क्या, कुछ हमारे देशों में या हमारे देश में कुछ राइज होने के बाद थोड़ा सा हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। ठीक है, अब एलिमेंट ऑफ HYV टेक्नोलॉजी के कौन कौन से एलिमेंट थे भाई, ये जो HYV टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाता है, तो यूज ऑफ HYV सीड्स, मतलब हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करने लगे सिंस 1965। जब से वो पाकिस्तान वाला धमकी आया भाई, पाकिस्तान से लड़ाई कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग पाकिस्तान को अब बुरी तरीके से खदेड़ रहे थे, तो उसी वक्त यूएसए ने ये बात बोला था। तो हम लोगों ने यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन को थोड़ा सा तवज्जो दिया, उसके बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्लेसिंग अ कॉन्वेंशनल वेराइटी ऑफ सीड्स, जो भी वेराइटी ऑफ सीड्स कॉन्वेंशनल किया जा रहा था उसे यूज ना करके हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स यूज करने लगे, मशीन्स यूज करने लगे। तो पहले क्या सीड्स यूज कर रहे थे, जैसे वीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार एंड कॉटन इन अ पर्टिकुलर। तो ये सारे जो क्रॉप्स है वो ज़्यादातर हाइल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स के, क्योंकि ये सब क्या बेसिक नेसेसिटीज था हमारे देश के लिए। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हम लोग क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल करने लगे। ये सब क्या एलिमेंट है HYV टेक्नोलॉजी के। और हाईब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स रिक्वायर्स यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ताकि फर्टिलाइजर से और अच्छे तरीके से खाद वगैरह दिया जा सके। अगर आप सिर्फ बीज बो रहे हो और उसमें खाद नहीं दे रहे हो तो वो जल्दी से ग्रो नहीं करता था, जो कन्वेंशनल सीड रहता था। थर्ड क्या, पेस्टिसाइड्स वगैरह, क्रॉप यूज पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ ही साथ क्या किया गया कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लगा गया। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि क्या होता था, फसल्स वगैरह मर जाता था, या फसल्स वगैरह कोई चूहा खा जाता था, या फिर बोला जाए कि बहुत कीड़े आ जाते थे। तो इस वजह से ये बहुत ही यूज़फुल रहा, और ताकि कोई डिजीज़ या पेस्ट डिजीज़ वगैरह ना फैल सके क्रॉप्स में। तो 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर वॉज सेटअप इन द रिस्पेक्ट, और 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर खोला गया कि जो क्रॉप के प्रोटेक्शन करने के लिए अलग अलग पेस्टिसाइड्स वगैरह जनरेट करे या फॉर्म करे और उसको प्रोटेक्ट करने की बात करें। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, और हमारे देश में इरिगेशन फैसिलिटी, अब अगर सिंचाई अच्छे से नहीं होगा, इरिगेट अच्छे से नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इट इज सिग्निफिकेंट दैट वेल इन 1951 17% of the land were under permanent means of irrigation. It increased to the 45% during the planned period. मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इसका इंक्रीमेंट कितना हो गया, 45%। कि 45% लैंड को, मतलब अगर 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड है उसमें 45 हेक्टेयर ऑफ लैंड में प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो एलिमेंट्स ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि दो फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, एक 1960s, मिड 1960s और मिड 70s तक। मतलब मिड 1960, मतलब 1965 टू 1975 में किस तरीके से इसे
चलाया गया, या फेज 1 में क्या डेवलपमेंट हुआ, फेज 2 में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो फेज 1 में हम लोग जान लेते हैं जल्दी से। ड्यूरिंग द फेज 1 द स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू द व्हीट एंड राइस। कि पहले फेज में जो 1965 टू 1975 में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करने लगा गया था, उसमें ज़्यादातर जो लोग प्रोड्यूस कर पा रहे थे वो क्या, व्हीट और राइस, ठीक है। और दीज स्टेट्स इंक्लूड, कौन कौन से स्टेट्स में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज में, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दिस इज बिकॉज द हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स रिक्वायर्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन द एडिशन टू यूज द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इज अ करेक्ट प्रोपोर्शन। कि अगर आप व्हीट और राइस को अच्छे से अगर प्रोड्यूस करना है तो आप लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छे तरीके से चाहिए, और उसमें पानी मतलब जो वाटर होता है वाटर से अच्छे तरीके से इरिगेट होना चाहिए, तभी आपका फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड काम करेगा। तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये इन सारे राज्यों में, इन सारे स्टेट्स में बहुत अच्छे तरीके से वाटर की अवेलेबिलिटी थी, क्योंकि ये कोई ना कोई नदी के किनारे ये सारे स्टेट्स बसे हुए हैं। तो ओनली द फार्मर्स हु हैव फाइनेंशियल रिसोर्स टू परचेज द इनपुट्स, और जिस फार्मर के पास फर्स्ट फेज में क्या होगा, जिस फार्मर के पास रुपया पैसा था या जिस फार्मर के पास प्रॉपर अमाउंट था, वही लोग प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो ग्रो कर पा रहा था। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की बात की गई फेज़ 2 में। फेज़ 2 में क्या हो गया भाई, फेज़ 2 में जो 1975 से 1985 तक चला था, ठीक है, लार्जली। ड्यूरिंग दिस फेज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकेम्स अ वाइड स्प्रेड। और ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट देखते हुए फर्स्ट फेज में भाई बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। तो अगर इसे पूरे देश में लागू किया जाए, इरिगेशन सिस्टम अगर बढ़ाया जाए तो और अच्छे तरीके से हमारा देश डेवलप हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो क्या किया गया, जो मार्जिनल फार्मर्स थे या जो छोटे किसान थे उन लोगों को भी, या छोटे स्टेट्स थे उन लोगों में भी, या उन सारे स्टेट्स में भी इंक्रीज करने की बात की। ड्यूरिंग सेकंड फेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन्स टू द स्मॉल फार्मर्स। वो क्या करने लगे, स्मॉल फार्मर्स को लोन्स वगैरह देने लगे, ताकि वो लोग क्या करें, टेक्नोलॉजी खुद का ले सके और साथ ही साथ अपने क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर सके, मेकिंग द मॉडर्न इनपुट एक्सेसिबल टू द स्मॉल फार्मर्स। के स्मॉल फार्मर्स को मॉडर्न इनपुट्स किस तरीके से मिल सके, अनकवर्ड अ स्मॉल फार्मर सर्वे। और ग्रीन रेवोल्यूशन को ये बात बोला गया कि जो लार्ज फार्मर्स या बड़े बड़े जमींदार जो थे वो लोग फ़ायदा उठा रहे थे, तो अब क्या होगा कि स्मॉल फार्मर्स भी फ़ायदा उठा पाएंगे। तो सेकेंड फेज में स्मॉल फार्मर्स के लिए काम किया गया। आई होप सो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज आप लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन का सही से और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब गेन क्या हुआ भाई, अब गेन कुछ तो गेन हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला टेबल आप लोग अच्छे से याद कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या है, गेन में सबसे प्रोडक्टिविटी ऑफ द व्हीट वाज एस्टिमेटेड इतना, मतलब क्या कि 3,421 kg per hectare in 2019 and 20 compared to the 660 kg पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 1951 में 660 kg होता था, लेकिन 1919 और 20 मतलब 2019 और 20 में 3,421 इंक्रीज हो गया प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस कितना इंक्रीज हो गया, 2,705 kg पर हेक्टेयर। किसका, राइस का। ये क्या किसका था, ये व्हीट का था, और ये राइस का 2,705 कितने से, 665 kg पर हेक्टेयर जो 1951 में होता था। मेज का जो मक्का होता था हम लोग में, उसमें क्या 2,945 kg पर हेक्टेयर बढ़ गया था, 2019-20 में हो गया, और जो 1951 में 704 kg पर हेक्टेयर था। तो ये तीनों मतलब क्या, राइस, व्हीट और मेज में तीनों में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। प्रोडक्टिविटी अच्छे तरीके से बढ़ा। तो स्प्रेड इन प्रोडक्टिविटी लीड्स इन अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इंडियन एग्रीकल्चर। और ये प्रोडक्शन की वजह से एक बहुत अच्छे तरीके से राइज हो गया हमारे प्रोडक्टिविटी, और हमारा देश जो पहले भूखों का देश बोला जा रहा था 1950 के बाद, 1950 से पहले आज़ादी के समय, तो उसको अब थोड़ा सा उससे हम लोग आगे बढ़ चुके थे। इसमें क्या क्या था कि पहला सब्सटेंशियल राइज इन द एक्रेज, मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन, के जितने एरिया में पहले हम लोग कल्टीवेट कर रहे थे उसका एरिया हम लोग बढ़ा दिए धीरे धीरे, थोड़ा सा फॉरेस्ट कटिंग करके, या बोला जाए कि पहले जो नहीं कर रहे थे, जो बंजर जमीन था, उसको हम लोग सही से अच्छे तरीके से प्रॉपर केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करके अच्छे तरीके से हम लोगों ने डेवलप करा था। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ टू एलिमिनेट द नीड ऑफ फैलोइंग अकॉर्डिंग टू द डबल क्रॉपिंग हैज़ बिकम पॉसिबल। क्या होता था कि पहले हम लोग साल में एक खेत में एक क्रॉप जनरेट कर पाते थे, ठीक है,
लेकिन जब फैलोइंग सिस्टम आया, फैलोइंग सिस्टम क्या होता था? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ लिविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम्स, कि कोई भी लैंड को आप क्या करो, कुछ समय क्या करो, अनकल्टिवेटेड रखो, कि उसमें कुछ कुछ मत प्रोड्यूस करो। तो क्या होता था कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को रिगेन कर लेता था, मतलब अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर लेता है। नहीं बोलते हैं कि भाई अगर आपको मन नहीं लग रहा हो, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तो कुछ देर आप क्या करो, इंटरटेन कर लो, खेल लो, कूद लो, या फिर आप कहीं घूमने चले जाओ, तो आप क्या होगे, फिर से चार्ज हो जाओगे। एक बार चार्ज हो गए तो फिर से आप उस तरीके से प्रोडक्टिविटी दे पाओगे पढ़ाई से रिलेटेड। सेम उसी तरीके से एग्रीकल्चर में फैलोइंग क्या हो गया, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ देर अनकल्टिवेटेड रख दिया जाता था, और वो बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया, कॉमन प्रैक्टिस अमंग इंडियन फार्मर्स प्रायर टू द लॉन्च ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। और जब HYV टेक्नोलॉजी लाया गया था, उसके पहले ये प्रायर टेक्नोलॉजी लाया गया था। ये बहुत रोल प्ले किया कि 1300 हेक्टेयर विच इज नाउ हैज सॉर्ट अप 1900 हेक्टेयर, मतलब 1950 से 1951 में 13 हेक्टेयर हमारे पास, 1300 करोड़, मतलब 13 करोड़ हेक्टेयर हमारे पास लैंड था, लेकिन वो बढ़कर कितना हो गया था, 19 करोड़ हेक्टेयर्स। ठीक है, फैलोइंग का सिस्टम अपनाकर हम लोगों के देश में। ठीक है, अब शिफ्ट इन सब्सटेंस फार्मिंग की मतलब हम लोग कमर्शियल क्रॉप्स भी है थोड़ा बहुत उगाने लगे थे, ओइंग टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन द एग्रीगेट्स, मतलब जो एवरेज प्रोडक्टिविटी हमारा इंक्रीज होता चला जाता, तो मार्केट सरप्लस हम लोग कर पा रहे थे, मतलब अनाज हम लोग, मतलब खाने से, मतलब फूड जो कंज्यूम किया जा रहा था, किया जा रहा था, उससे ज़्यादा हम लोग फूड क्या कर रहे थे, अब प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो हम लोग क्या कि हम लोग मार्केट सरप्लस, सरप्लस मतलब अधिक अनाज, जितना अनाज हम लोगों की नीड में है उससे ज़्यादा अनाज, ताकि वो गरीब लोगों को मिल सके। मार्केट सरप्लस क्या होता है? इट रेफर्स टू द आउटपुट ओवर एबव ऑन द फार्म कंजम्पशन, कि जो भी फार्म के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा था। मान लो एक लेबर है, एक लेबर पहले अगर 50 केजी प्रोड्यूस कर रहा था एक पर्टिकुलर छोटे से लैंड से, तो वो खुद ही कंज्यूम कर जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि वो 100 केजी कर रहा है, तो 50 केजी एक्स्ट्रा कर रहा है ना, तो वो 50 केजी क्या कर सकता है, वो जाके मार्केट में बेच सकता है। तो मार्केट में बेचने के बाद वो सारा कौन लेता था? सरकार लेता था। बफर स्टॉक इन इंडिया, तो वहीं आता है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि स्टोर करता है सारे फूड्स को, और फिर गरीबों को जिसके पास वो अनाज नहीं पहुंच पा रहा है उसको उस तक पहुंचाया जाए। तो कंटेन अ बफर स्टॉक इन इंडिया इंट्रोड्यूस इन फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान में बफर स्टॉक प्लान इन इंडिया लाया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करने लगा बफर स्टॉक सिस्टम, रिलीज ऑफ फूड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और PDS सिस्टम के तहत जिन लोगों को अच्छे तरीके से क्रॉप्स, या जो लोग भूखे रह रहे थे, या जिनके पास लैंड नहीं था, उनके पास ये फूड जो आज हम लोग मिलता है ना, कि रेड कार्ड हो गया, रेड कार्ड पर जो अनाज मिलता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मीट इमरजेंसी सिचुएशन लाइक अ क्रॉप फेलियर, नेचुरल डिजास्टर, अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तो उसे मीट करने के लिए, जैसे क्या हो गया, कोविड में फ्री अनाज बांटा जा रहा था, है कि नहीं, तो वो एक नेचुरल कॉज की वजह से आया। तो अगर हमारा PDS सिस्टम, अगर हम लोग मार्केट सरप्लस नहीं रहता, तो हम लोग सही तरीके से उसके नहीं कर पाते, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही उपाय, वहां से हम लोग ग्रो करना शुरू किया। तो आई होप सो यहाँ भी क्लियर होगा बफर स्टॉक इन इंडिया। फिर क्या हो गया, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, कि चेंज इन फार्मर आउटलुक की वजह से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड द चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, कि फार्मर्स के आउटलुक में चेंज हो गया, कमर्शलाइजेशन कर दिया गया एग्रीकल्चर का, सेल्फ सफिशिएंसी हम लोग हो गए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बफर स्टॉक था हमारे पास। तो गेन क्या क्या हुआ भाई, जल्दी से पढ़ लेते हैं। गेन क्या हुआ, गेन इन ग्रीन रेवोल्यूशन, लिमिटेड क्रॉप्स हम लोग उगा रहे थे, क्या क्या, वीट एंड राइस, लेकिन उस तरीके का क्रॉप्स हम लोग सारे क्रॉप्स को नहीं जनरेट कर पाए, कुछ लिमिटेड। तो गेन इन ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन सिग्निफिकेंट हुआ, बट नॉट सफिशिएंट, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या क्या लिमिटेशन था हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का? ठीक है, गेन तो हुआ था, लेकिन लिमिटेशन क्या था कि लिमिटेड क्रॉप्स था, वीट और राइस हमारा लिमिटेड क्रॉप्स था। देयर इज नो सिमिलर राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस वगैरह, दाल वगैरह, कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन, टी, उस तरीके से हम लोग ग्रो नहीं कर पाया था। अनइवन स्प्रेड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब सारे में रिमार्केबल इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन जो ईस्टर्न यूपी था, बिहार था, मध्य प्रदेश था, उड़ीसा था, इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाया ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो ये दूसरा बात कि अनइवन स्प्रेड हुआ। ठीक है, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन की, बहुत कम फार्मिंग पॉपुलेशन थे जो कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ पाए, और एक्सक्लूडेड स्मॉल फार्मर्स, और स्मॉल फार्मर्स को जोड़ने की कोशिश की गई सेकेंड फेज में, लेकिन उस तरीके से नहीं जुड़ पाए। तो ये भी इकोनॉमिक डिवाइड, ब्रीफली द गेन इन एग्रीकल्चर वाज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर, कि अभी भी रिच और पुअर के बीच में अभी भी गहरी खाई थी एग्रीकल्चर को लेकर, बहुत सारे अभी भी जमींदारी का रूप दिखा रहे थे। Thus even the revolutionary phase of green revolution expansion failed to achieve the equity, लेकिन उस हद तक इक्विटी अचीव नहीं कर पाया जिस हद तक सरकार ने बोला था। आई होप सो ये भी बात आप लोगों को
क्लियर होगा। अब आते हैं कि एग्रीकल्चर जो सब्सिडी दिया जाता है, एक अलग सा पॉइंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया मेरे हिसाब से कि एग्रीकल्चर जो सब्सिडी दिया जाता है, एग्रीकल्चर सब्सिडी मतलब जो भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक छूट दिया जाता है कि भाई आप लोगों को ये सब्सिडी मिलेगा, नहीं होता है कि गैस सब्सिडी मिल गया, तो उसी तरीके से एग्रीकल्चर सब्सिडी भी दिया जाता है। तो क्या एक वर्च्यू है या वाइस है, ये कंट्री के लिए अच्छा है या बुरा है? वर्च्यू मतलब अच्छा है, वाइस मतलब क्या ये बुरा इम्पैक्ट है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर सब्सिडी अब वाइस क्यों माना गया कि ह्यूज बर्डन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस, क्यों? क्योंकि एक अच्छा बात नहीं है, क्योंकि ह्यूज बर्डन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस, क्योंकि गवर्नमेंट अपने टैक्स, हम लोगों का टैक्स के पैसे से एग्रीकल्चर में सब्सिडी देती है, तो ये खराब बात है। तो गवर्नमेंट में एक बर्डन आ जाता है, मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट, कि जो स्मॉल फार्मर्स है उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता है। वेजिटेबल कंजम्पशन, और वेजिटेबल कंजम्पशन पर ज़्यादा इसके खर्च किया जाता है। तो सब्सिडी का मतलब आप लोगों को पता ही है, जो मैंने बताया, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर कुछ पेस्टिसाइड लेना है, कुछ क्रॉप्स वगैरह लेना है, तो अगर भारत सरकार उस पर कुछ फ्री दे दी कि भाई अगर आप अगर 500 का कुछ ले रहे हो तो 200 सरकार देगी, 300 आप लोगों को देना पड़ेगा, तो 200 रुपये क्या हो गया, 200 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। तो ये सब्सिडी दिया गया सरकार के द्वारा, वो डायरेक्ट उसके खाते में चला गया, ठीक है, और 300 रुपये वो खुद लगा रहा है। तो ये सब सारे सब्सिडीज हैं। तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज क्यों वर्च्यू माना गया कि कहीं ना कहीं क्या किसानों को फायदा पहुंचा रहा था। द प्रोपोनेंट ऑफ सब्सिडी बिलीव द एग्रीकल्चर रिस्की फॉर द बिजनेस इन इंडिया बट इट इज नीडेड था, क्योंकि हमारा देश उस तरीके से डेवलप नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जो फार्मर्स, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर पुअर एंड डू नॉट सफिशिएंट टू मीन टू परचेज रिक्वायर्ड इनपुट्स, कि इनपुट्स वगैरह जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह, हाइब्रिड सीड्स वगैरह, उतने महंगे महंगे टेक्नोलॉजी वगैरह वो परचेज नहीं कर सकता था, इसलिए सब्सिडी देना बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से भी देखा जाए, ताकि जो इनइक्वालिटी रिच और पुअर में एक्सपैंड ना हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ एलिमिनेट करने के बाद, लेकिन दिस कैन नॉट बी हैपन। ब्रीफली वी कैन से दैट the need of R is not to be a lower subsidies but to ensure the benefit of subsidies directed towards the intended beneficiary, कि जिसे मिलना चाहिए, जो जिस फार्मर्स को, जिस गरीब फार्मर को, जिस पुअर फार्मर्स को मिलना चाहिए, उस फार्मर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इस चीज़ पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ फोकस कर दें कि सही इंसान के पास अगर पहुंच रहा है, जैसे पीडीएस सिस्टम, जो जिनके पास अपना गाड़ी वगैरह है, वो भी अपने घर यहाँ अनाज 50 kg अनाज उठा के ले जा रहे हैं पीडीएस सिस्टम के तहत, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से वो पहुंचा पाए। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिड सीड्स क्या था, एलिमेंट्स क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से हुआ था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सेकेंड पार्ट हम लोग बहुत जल्दी लाएंगे, जो कि है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में हम लोग सेकेंड वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा, और मज़ा आया होगा पढ़ के, आप लोगों को कुछ नया नॉलेज मिला होगा। और अगर नॉलेज मिला है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।